हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस का टायर 1 का एग्जाम दे दिया है दोस्तों। और जब आपने टायर 1 का एग्जाम दे भी दिया है, आपने आंसर की भी मिला ली है। अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर 50 प्लस आ रहे हैं, मतलब 100 में से 50 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो लगभग 99% चांस है कि आपका टायर 2 में नंबर आ जाएगा दोस्तों। जैसे ही हम टायर 2 यानी डेस्क्रिप्टिव पेपर की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर टायर 2 का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, डेस्क्रिप्टिव में सवाल कैसे पूछा जाएगा, क्या हम बाइलिंगुअल आंसर लिख सकते हैं क्या, फिर हम आंसर की जो वर्ड लिमिट कितनी होती है, कम से कम कितने शब्दों में लिख सकते हैं, और हर यूनिट में से कितने सवाल आएंगे। तमाम ऐसे सवाल आपके मन में जो है अभी समय चल रहे हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार इसको देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। तो टायर 2 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से पेपर लिखना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, आज की क्लास की जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। और अगर आप हमारे साथ स्पेशली टायर 2, केवल टायर 2 की तैयारी अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर। देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहले तो मैं बात आपको यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले टायर 2 का सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि 90% विद्यार्थी सिलेबस को कभी एनालिसिस नहीं करते। जब तक सिलेबस को एनालिसिस नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा सवाल कहाँ से और कैसे पूछा जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि ये आपका यूनिट 1 है। क्या है दोस्तों? यूनिट 1 है, जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो यूनिट 1 के अंदर आप पहले जो भी आपके टॉपिक है, उन टॉपिक को एक बार देखने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैंने एप्लीकेशन में हर यूनिट के 25-25 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ताकि क्या है कि आपको डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन मिल जाता है और उसका आंसर मिल जाता है। 2-3 बार पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हमने हर यूनिट के 25-25 क्वेश्चन करवाए हैं। इस 25 क्वेश्चन कराने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई आपका एक भी सवाल छूटे। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस का जो है इसको आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए। 2-4 बार सिलेबस पढ़ोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि पेपर वाला सवाल कहाँ से बना सकता है दोस्तों। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ 2 मिनट के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर टायर 2 की तैयारी कैसे करें, टायर 2 की तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर टायर 2। देखिए, कुछ सवाल तो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन आपके क्या होगा दोस्तों, डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अब विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर डेस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कैसे करें। देखिए, डेस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करने के लिए आपको ध्यान रखना है रोजाना 5 टॉपिक, ठीक है ना, 5 टॉपिक का रिवीजन करें, ठीक है ना, क्योंकि समय अब कम है आपका। रोजाना 5 टॉपिक के बारे में पढ़िए। जैसे आपने ILA पढ़ा, RRR, जैसे मान लीजिए आपके 5 टॉपिक, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, ILA, दूसरा टॉपिक है ALA, तीसरा टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना, चौथा है UGC, और 5वां है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। मान लीजिए आपने आज ये 5 टॉपिक आपने पढ़े, अच्छी तरीके से आपने नोट्स भी बना लिए, आपने 5 टॉपिक पढ़े, तो इन 5 टॉपिक के बारे में बिना देखा देख, ठीक है ना, बिना देखा देख जो जितना भी आपको याद है उसको आप जो है राइट डाउन करें। क्या करें? लिखिए बिना देखा देख, ठीक है ना, राइट डाउन करें। और लिखते समय ये ध्यान रखना है कि 80 से 100 वर्ड्स आपका जो शब्द सीमा है, क्योंकि आपको पता है कि एक सवाल जो है आपके कितने नंबर का है, 4 नंबर का। कितने नंबर का है दोस्तों? 4 नंबर का। जैसे केवीएस, एनवीएस में 10 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का है, तो एक सवाल आपके 4 नंबर का। तो मिनिमम आपके जो शब्द है वो आपके ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर 1 लाइनर कॉपी मिलेगी, ये वाली कॉपी आपको मिलेगी लिखने के लिए, नोटबुक, ठीक है ना। तो
तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है। तो ध्यान रखना आपको कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके बारे में बिना देखा देख आप कम से कम 8 से 10 लाइन में लिखने की प्रैक्टिस करें। तो बार बार आप लिखोगे ना तो आपको जैसे सवाल वहां पर बनेगा उस हिसाब से आप आंसर भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप डेली का 5 टॉपिक रिवीजन करें और बढ़िया से आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे परीक्षा में कैसे सवाल बनेगा, किस तरीके से जो है परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा और कैसे आपको आंसर देना है। देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर जो है डेस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। गलत, डेस्क्रिप्टिव में भी नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखना। अगर आपका सवाल 4 नंबर का है, अगर आपने आंसर लिखा, अगर कॉपी चेक करने वाले को अगर आपको अगर आपके आंसर से कम संतुष्ट हुआ, वो 4 में से 3 नंबर भी दे सकता है, 2 नंबर भी दे सकता है, ठीक है ना। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इसलिए हमने हर यूनिट के 25-25 क्वेश्चन तैयार किए हैं और सही और प्रॉपर तरीके से बाइलिंगुअल हमने करवाया, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए पहला सवाल आपके सामने, देखिए पहला सवाल, देखो सवाल पूछने का तरीका देखो आप, देखो इस तरीके से सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा और जहां पर विद्यार्थी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा उन्होंने, सवाल पूछा है कि व्हाट आर द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कौन से हैं। पहला सवाल क्या पूछा कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कौन से हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, द्वितीय नियम को निहारते की चर्चा कीजिए, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, ठीक है ना। सवाल पूछा कि पहले तो बताओ पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कौन कौन से हैं। फिर उन्होंने कहा केवल आप सेकंड लॉ यानी द्वितीय नियम को ही आप व्याख्या कीजिए, द्वितीय नियम को आप एक्सप्लेन कीजिए, सिर्फ सेकंड लॉ के बारे में इन्होंने पूछा। तो पहले सवाल पूछा भाई 5 नियम कौन कौन से हैं, तो सीधा लिख दीजिए आप पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। तो पहला नियम कौन सा है, बुक्स आर फॉर यूज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुस्तक के उपयोग के लिए। दूसरा नियम है एवरी रीडर हिज या हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाए। और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। देखिए दोस्तों मैंने तो आपको आंसर बाइलिंगुअल लिखाया, बाइलिंगुअल इसलिए लिखाया है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं, कुछ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ ऐसे वर्ड आते हैं तो आप बाइलिंगुअल कंटेंट भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बस शर्त यह है कि आप सवाल जैसा पूछ रहे हैं उसके पॉइंट टू पॉइंट आप चलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कौन कौन से हैं। अब यह कहता है कि दूसरे नियम की व्याख्या कीजिए। अब दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी किताब मिले, एवरी रीडर हिज या हर बुक, मतलब कोई भी किसी प्रकार का पाठक अगर लाइब्रेरी के अंदर जाता है, अगर वो कोई किताब मांगता है, उसकी किताब मिलनी चाहिए। भाई जैसे मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी है, आप स्कूल की लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन हो, तो आपके स्कूल के अंदर आर्ट्स यानी आर्ट का भी स्टूडेंट मिलेगा, कॉमर्स का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा। तो अगर कोई विद्यार्थी जाता है किसी भी स्ट्रीम का तो उसको किताब मिलनी चाहिए, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी किताब मिले। देखिए प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले का अर्थ है कि ज्ञान तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है कि वो किस प्रकार की किताब पसंद करता है। अगर हम बात करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी की, तो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति आता है वहाँ पर, तो वो जो मांगता है वो किताब मिलनी चाहिए, तभी लाइब्रेरी का सही महत्व होता है। उसके बाद दूसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी किताब मिले। बात तो सही है भाई, हर पाठक को किताब मिलनी चाहिए, लेकिन किताब तो मिलनी चाहिए, लेकिन किताब देने का जो दायित्व है वो किसके पास होता है। हर राज्य के अंदर बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है, तो उस लाइब्रेरी में पैसा कौन देती है, सरकार देती है। तो सरकार का क्या दायित्व होता है, यानी राज्य का दायित्व, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, किसी राज्य का क्या दायित्व होना चाहिए। तो सरकार को पुस्तकालय अधिनियम बनाना चाहिए। आपको पता है कि वर्तमान में 20 राज्य हैं,
20 प्रदेश है जहां पर लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है। उसमें से 7 राज्यों में लाइब्रेरी सेस यानी उपकर जो है पुस्तकालय उपकर लिया जाता है। तो वो कह रहा है कि सरकार को जो है सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट बनाना चाहिए और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि सभी को निःशुल्क सेवा मिल सके। देखिए, बड़े बड़े जो पब्लिक लाइब्रेरी है स्टेट के अंदर, लेकिन वो लाइब्रेरी तभी ही सक्सेस हो पाएगी, तभी ही सफल हो पाएगी जब सरकार के द्वारा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, यानी उनको वित्तीय सहायता मिलेगी, तब ही लाइब्रेरी के अंदर सारी फैसिलिटी होगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला है दोस्तों अधिकारियों का कर्तव्य, यानी ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर्स। आपको पता है कि लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अलग अलग सेक्शन होते हैं। अधिकारी को क्या होता है, देखिए, अधिकारियों को स्थानीय समुदाय की रुचि और भाषा के आधार पर पुस्तकों का चयन करना चाहिए। जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइब्रेरी में किस प्रकार के यूजर आते हैं। ठीक है ना, उन यूजर की अक्सर क्या मांग होती है, क्या डिमांड होती है, उसके आधार पर आपको किताबों का चयन करना चाहिए। उसी के आधार पर वहाँ पर किताबें जो है खरीदनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि वहाँ पर अधिकतर जैसे डिपेंड करता है कि वो लाइब्रेरी किस प्रकार के मोहल्ले में है। अगर गांव के अंदर लाइब्रेरी है तो वहाँ के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हमें न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका मिले, कहानियों की किताब मिले, कहानियों की किताब पढ़ने का मौका मिले। तो जैसी जनता होगी उसके आधार पर ही, जनता की डिमांड के आधार पर, जनता की रुचि के आधार पर वही हमेशा किताबें खरीदी जानी चाहिए। कर्मचारियों का दायित्व यानी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय। भाई लाइब्रेरी के अंदर जो स्टाफ होता है वो स्टाफ बिल्कुल पहले तो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, दूसरा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तीसरा जो है सॉफ्ट बाय कॉर्नर। ठीक है ना, एक बहुत ही स्वभाव से बहुत ही सरल स्वभाव का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई यूजर आता है और कोई सवाल पूछता है या कुछ जानकारी लेना चाहता है और आप उसको डांट दो या फिर बहस करने लगते, ऐसा नहीं है। भाई कहने का मतलब ये है कि एक यूजर को आप पूरी तरह से संतुष्ट करने के अंदर आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए ताकि वो यूजर आपकी लाइब्रेरी का जो एक्सप्लेनेशन है आपकी लाइब्रेरी के बारे में जो है 4 लोगों को और अच्छा बताए। ठीक है ना, क्योंकि कहावत है ना, माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो वो 4 लोगों को उसके बारे में बताएगा। तो पुस्तकालय कर्मचारियों को व्यक्तिगत सहायता देकर प्रत्येक पाठ्य की जरूरत को पूरा करना चाहिए कि जो भी लाइब्रेरी का जो स्टाफ है उस स्टाफ को व्यक्तिगत सहायता देना, खुद जाना चाहिए, खुद उसके पास जाना चाहिए। अगर कोई नया यूजर आया है तो उसको बढ़िया सा जो है लाइब्रेरी के बारे में बताना चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज है, किस प्रकार लाइब्रेरी साइंस का संचालन होता है, कितने सेक्शन होते हैं, ताकि वो ज़्यादा अपने लाइब्रेरी के प्रति अट्रैक्ट हो। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वलिटी। ये नियम बिना किसी भेदभाव, जाति, लिंग, आयु के सभी के लिए समान सूचना अधिकार की वकालत करता है। ठीक है, सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम यह है कि ये किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं करता है। इस प्रकार की लाइब्रेरी में कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी वर्ग का, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मजदूर हो, कोई भी वर्ग का आदमी जो है लाइब्रेरी में आ सकता है और निःशुल्क पढ़ाई कर सकता है, ये दूसरा नियम कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं खुली पहुंच यानी ओपन एक्सेस सिस्टम। देखिए, ओपन एक्सेस सिस्टम यानी मुक्त द्वार प्रणाली। ओपन एक्सेस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूजर खुद आएगा और खुद आकर जो है ओपन एक्सेस सिस्टम के माध्यम से जो किताब उसको चाहिए वो किताब का पता लगाकर खुद इस किताब को लेकर आ सकता है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो पाठकों को सीधे अलमारियों तक जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए, ओपन एक्सेस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वो यूजर आएगा, ओपन एक्सेस सिस्टम के माध्यम से उसको पता चल जाए कि भाई इस अलमारी के अंदर जो वो किताब चाहता है वो किताब उस अलमारी में पड़ी है, तो वो खुद जाएगा और लेकर आ जाएगा, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ताकि वे अपनी पसंद की पुस्तक आसानी से खोज सकें। ठीक है ना, और ओपन एक्सेस सिस्टम से ये होगा जो किताब के लिए वो आया है उस किताब को वो क्या कर सकता है, आसानी से जो है प्राप्त कर सकता है। तो आज का जो सवाल था उस सवाल के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सवाल इन्होंने यही पूछा है
कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम के बारे में बताओ और दूसरे नियम के बारे में व्याख्या करो। तो ये दूसरे नियम के बारे में हमने बता दिया है। अब हम बात करते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए RRR के कार्यक्रमों और गतिविधियों पर चर्चा करें। बहुत अच्छा सवाल है। ये परीक्षा के अंदर सवाल जो है पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो पब्लिक लाइब्रेरी है उस पब्लिक लाइब्रेरी को बढ़ावा कौन देता है? RRR देता है। और जैसे ही आपके माइंड में RRR आता है तो RRR के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। तो सवाल ये कह रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए RRR क्या है और उसके कौन कौन से कार्यक्रम है और किस प्रकार के कार्यक्रम से वो हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RRR के बारे में। देखिए RRR की स्थापना 1972 में भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को मजबूत करने के लिए की गई थी। ठीक है ना। तो RRR की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको यही चीजें लिखनी है, आप अपनी भाषा के आधार पर अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये हमने क्वेश्चंस आपको तैयार किए कि सवाल ऐसा पूछा जाता है तो आपको ऐसा लिखना है। ठीक है ना। इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको हर यूनिट के 25-25 क्वेश्चन बना के दे रहे हैं। करीबन मेरा टारगेट है कि आपके सारे यूनिट मिलाकर आपको 100+ क्वेश्चन हम उपलब्ध करा रहे हैं बाईलिंगुअल। ये बाईलिंगुअल इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन में उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आपको, और सबसे बड़ी बात क्या, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। केवल डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। प्रिंट आउट निकालिए, डेली 5 क्वेश्चन पढ़िए और बिना देखा देख लिखने की कोशिश कीजिए। हम इस क्लास के माध्यम से आपको ये लिखना सिखा रहे हैं कि सवाल का आंसर कैसे लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि RRR की स्थापना 1972 में हुई, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि RRR की स्थापना कलकत्ता में 1972 में हुई थी। अगर आपको तारीख याद है तो तारीख लिख सकते हैं 22 मई 1972, जो भी तारीख इसकी कलकत्ता में स्थापना हुई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो आप RRR के बारे में क्या जानते हो तो 2-4 चीजें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है। यह कौन भाई? ये RRR। ये फाउंडेशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुस्तकालयों के विकास के लिए मैचिंग और नॉन मैचिंग प्रदान करता है। आपने RRR के बारे में पढ़ा है तो ध्यान रखना, RRR के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है मैचिंग और नॉन मैचिंग। तो मैचिंग और नॉन मैचिंग में आपको याद होगा मैंने लिखाया था कि जो डेवलप्ड राज्य होते हैं, विकसित राज्य होते हैं, उसमें 50-50 रेशियो चलता है। जो डेवलपिंग राज्य होते हैं, डेवलपिंग मतलब अविकसित राज्य, ठीक है ना, जिनमें 60 और 40 का रेशियो चलता है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तरी पूर्वी जो राज्य होते हैं उसमें 90 और 10 का रेशियो चलता है। अगर उस चीज़ को अगर आपको याद रहता है, अगर उस चीज़ को आप यहाँ पर जो मेंशन करते हो, कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है इन फ्रंट ऑफ द कॉपी चेकर। अगर कॉपी चेक करने वाले के सामने अगर आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो और भी जो है अट्रैक्टिव आंसर बनता है। अगला है पुस्तकों की खरीद। देखिए परचेज ऑफ बुक्स, ग्रामीण और शहरी सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली पुस्तकों की खरीद है तो आर्थिक मदद देना इसकी प्रमुख गतिविधि है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमेशा इससे सवाल पूछा जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी को कौन हेल्प करता है, पब्लिक लाइब्रेरी को कौन फाइनेंस देता है? वो फाइनेंस देता है RRR। तो RRR पूरे देश के अंदर जिस राज्य के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी है उस पब्लिक लाइब्रेरी में समय समय पर जो है नई नई किताबें खरीदी जा सके, नए यूजर्स को वो किताबें उपलब्ध करा सके, उसके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करता है? RRR करता है। ठीक है। उसके बाद RRR क्या करता है? बुनियादी ढांचा विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब RRR पब्लिक लाइब्रेरी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी हेल्प करता है। यह पुस्तकालय भवनों के निर्माण, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण होता है उसमें भी हेल्प करता है। फर्नीचर है और आधुनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है दोस्तों। तो RRR ये चाहता है कि केवल लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण करने से नहीं होगा,
लाइब्रेरी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली ऊपर से जो है क्या बोलते हैं कि केवल लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, अंदर आपको प्रॉपर फर्नीचर भी होगा, प्रॉपर इक्विपमेंट भी होने चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, तब यूजर जो है आपकी लाइब्रेरी के प्रति रुचि दिखाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पुस्तकालय नेटवर्क। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स और छोटे पुस्तकालय केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। सबसे बड़ी बात है ग्रामीण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे आपको पता है कि गांव के अंदर जो है लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, दूरस्थ स्थानों पर लोग रहते हैं, ढाणियों में, कस्बों में, ठीक है ना, खेतों में लोग रहते हैं। तो उन तक आप जो है अपनी लाइब्रेरी के बारे में कैसे पता करोगे आप? तो उस समय एक प्रोग्राम चलता है मोबाइल लाइब्रेरी, जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, जिसमें अपन जो है एक कोई भी यातायात का साधन लेकर गांव हम जाते हैं और वहां पर किताबें रखते हैं, ताकि लोग, गांव के लोग आए, किताबों को पढ़े। और जो लोग किताबें पढ़ने के इच्छुक या जो अपनी रीडिंग हैबिट को और मजबूत करना चाहते हैं, तो मोबाइल लाइब्रेरी मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रशिक्षण और शोध यानी ट्रेनिंग एंड रिसर्च। पुस्तकालय कर्मियों के लिए कार्यशाला, सेमिनार और तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित करना, ताकि सेवाओं को सुधार हो सके। देखिए, आज RRRL के द्वारा जो है ना, हमेशा हर साल जो है पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर जितने भी स्टाफ है, उन स्टाफ को हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में लाइब्रेरी के अंदर जो सर्विसेज है, उन सुविधाओं में, पुस्तकालय जो सेवाएं हैं, उनमें अच्छा सुधार हो सके और अच्छा जो है लोगों को रिजल्ट मिल सके। इस प्रकार की जो ट्रेनिंग है, सेमिनार है, ये भी RRRL के द्वारा आयोजित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय नीति, और RRRL एक नेशनल पॉलिसी का भी निर्माण करती हैं। ये भारत में पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के लिए एक सुसंगत राष्ट्रीय नीति तैयार करने में सलाहकार की भूमिका निभाता है। और RRRL हमेशा एक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो पॉलिसी है उसके बारे में भी बात करती है, एक नई पॉलिसी तैयार करती है। उस पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले समय में पब्लिक लाइब्रेरी को कैसे चलाया जा सके, लाइब्रेरी साइंस पब्लिक लाइब्रेरी को कैसे अपडेट किया जा सके, सारे इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है दोस्तों। ठीक है, तो आज दूसरा सवाल हमने पढ़ा था RRRL के बारे में कि RRRL पब्लिक लाइब्रेरी को कैसे बढ़ावा देती है, व्याख्या कीजिए। अगला जो सवाल है आपके सामने, वो सामने ये सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है, ठीक है, और इसकी भूमिका और उद्देश्य को संक्षेप में बताइए। अब हम बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो जैसे ही आपके माइंड में आता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो आपके दिमाग में आएगा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? BS केशवन थे। तो जो आपके दिमाग में याद है, पहले तो वो चीज़ें आप लिखो, उसके बाद दूसरी चीज़ें अपन लिखनी है। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत जो है एक किताब प्राप्त करता है। भारत के जितने भी पब्लिकेशन है, वो एक किताब जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भी भेजते हैं, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी है। तो बताइए क्या है? देखिए, कोलकाता में स्थित भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा और राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय है, ठीक है ना। तो ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर उपस्थित है, स्थित है? ये स्थित है आपके कलकत्ता के अंदर। आप लिख सकते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रथम लाइब्रेरियन BS केशवन थे, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो रट रटावा है वो नहीं। देखो, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि आपको नए नए सवाल बनाकर उसके आंसर हम आपको देते हैं, ताकि आप डेली, अगर जैसे डेली आप 5 सवाल पढ़ेंगे ना, तो आपका माइंड बिल्कुल चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सवाल आप पढ़ोगे फिर आंसर भी पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में दोनों तरफ से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इसलिए मैंने हर यूनिट के 25-25 क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और डेस्क्रिप्टिव पेपर की PDF भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आराम से। आगे देखिए, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस तरीके से कल्चर जो है हेरिटेज को किस तरीके से सुरक्षित रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रकाशित हर मुद्रित
सामग्री को भविष्य के लिए, पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना सबसे इंपॉर्टेंट क्या। देखिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में है, तो कलकत्ता के अंदर है, लेकिन डिलीवरी ऑफ बुक्स के एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत भारत के अंदर जितने भी पब्लिशर हैं, वो हर पब्लिशर एक किताब जो है इस लाइब्रेरी यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भेजता है। तो जो भी किताब आती है उस किताब को सुरक्षित रखना लंबे समय के लिए, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की होती है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, इस अधिनियम के तहत भारत के प्रत्येक प्रकाशक के लिए ये अनिवार्य है कि वह प्रत्येक नई प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति मुफ्त में यहाँ भेजें। मैंने अभी बताया था, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत भारत का कोई भी पब्लिशर है, वो अपनी कोई भी किताब नई प्रकाशित करता है, उस किताब की एक कॉपी फ्री में और अपने पैसों से 30 दिन के अंदर अंदर भेजनी है। आप ये लिख सकते हैं कि भाई प्रत्येक प्रकाशक को अपनी एक कॉपी फ्री में 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर भेजनी होती है अपने पैसों से, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र यानी नेशनल रेफरेंस सेंटर। ये शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए भारत में संबंधित सभी विषयों पर सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है। यहाँ पर एक नेशनल रेफरेंस सेंटर भी बना हुआ है, जिसमें जो भी शोध करता है, विद्वान जो लोग हैं, उनके लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त करने का एक अच्छा सेंटर बना हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के संकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी प्रकाशक के द्वारा किताबें भेजी जाती है उनको कंपाइल करने का काम जो है वो INB के द्वारा है, जो कहाँ पर है दोस्तों? कलकत्ता में है। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के साथ पुस्तकों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है ना। ये जो आपको बता रहा हूँ एक नोडल एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल के जो लाइब्रेरीज है उनके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है और सूचनाएं उनको आदान प्रदान भी करती हैं। दुर्लभ पुस्तकों का डिजिटलीकरण, जो यहाँ पर जो भी रेयर बुक आती है, दुर्लभ किताब आती है, उनको जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने लंबे समय से उसको डिजिटलाइज करके रखा गया है। पुरानी और जर्जर पांडुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों को डिजिटल रूप में सहेजने का कार्य करती है। उनको लगता है कि बहुत पुरानी किताब हो चुकी है और वो किताब हमारे लिए उपयोगी है ताकि आने वाली युवा पीढ़ी पढ़े, तो उस किताब को संपूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन करने का जो कार्य है ये कौन करती है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया करती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे और हमने इस क्लास के माध्यम से यही कहा है कि इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस प्रकार का आपको आंसर देना होता है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये 2 सवाल आपको तैयार करना है कि डिस्क्राइब द वेरियस मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल, कि भाई विषय निर्माण की जो विधियां है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, कौन कौन सी विषय निर्माण की विधियां होती है, उसके बारे में चर्चा करनी है। अगला सवाल है पुस्तकालय सूची क्या होती है, पारंपरिक सूची के भौतिक रूपों की तुलना, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ओपे क्या होता है, लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, उसके बारे में आपको जो है सवाल को तैयार करना है दोस्तों। तो अगले क्लास में हम और भी बहुत सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने EMRS KVS NUS का टायर 1 का एग्जाम दे दिया है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे 50+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप, मुझे लगता है कि 99% आपका टायर 2 में हो जाएगा। आप सभी लोग टायर 2 की तैयारी करें। बहुत सारे विद्यार्थी अभी जागे नहीं है, वो सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम टायर 2 की तैयारी करेंगे। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट के 1 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप सोच लो कि 1 महीने के एग्जाम के अंदर आप सिलेबस पूरा करोगे, MCQ पढ़ोगे या फिर टेस्ट स्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वैकेंसी बार बार नहीं आएगी, ये लास्ट वैकेंसी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 साल बाद वापस नई वैकेंसी आएगी, इसलिए ऐसा नहीं हो कि कल आपका टायर 1 में आपका टायर 1 क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर तैयारी करने लगे और आप 1 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप सभी लोगों की डिमांड पर हमने स्पेशल टायर 2 का बैच, ठीक है ना दोस्तों, स्पेशल टायर 2
तो स्पेशल टायर 2 का बैच हमने शुरू किया है 1999 में, मात्र 1999 में आपको टायर 2 का पूरा डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक आपको ये तीनों किताबें मिल जाएगी। और इन तीनों किताबें के साथ आपको एक मॉडल पेपर भी फ्री मिलेगा। ये 3 किताब तो है ही है, इन तीनों किताबों के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर भी मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? आप गूगल पे जाइए, वहाँ पर है ना राजदेव बुक डिपो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाकर आप तीनों किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में है, ताकि हिंदुस्तान का कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपके मन में और भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्द से जल्द टायर 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।